केडी सुल्तानपुरी वो व्यक्ति थे, कृष्णदत्त सुल्तानपुरी, जैसे आपने उन्हें नाम दिया किस्मत के धनी। वो इसलिए भी उनको किस्मत के धनी कहा जाता था कि उन्होंने कैजुअल अप्रोच के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा वो कभी भी इस तरह से डेस्परेट नज़र नहीं आए कि उनको अपनी जीत के लिए कोई साम दाम दंड भेद, जैसे कहा जाता है कि कोई भी नेता आजकल की जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में लोकसभा के चुनाव है। अब चूंकि वो वक्त आ चुका है जब चुनावों की गिनती अंगुलियों पर की जा सकती है, तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की फिजाओं में सियासत का रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकुश डोभाल। आज एबीपी लाइव की खास पेशकश किस्सा सियासत में हम बात करेंगे शिमला संसदीय क्षेत्र की। शिमला संसदीय क्षेत्र वह इलाका है जहाँ पर केडी सुल्तानपुरी, कृष्णदत्त सुल्तानपुरी साल 1980 से लेकर साल 1998 तक शिमला से सांसद रहे। खास बात यह है कि अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके ही बेटे विनोद सुल्तानपुरी चुनावी रण में हैं। केडी सुल्तानपुरी की विरासत को आगे बढ़ाने की बड़ी चुनौती विनोद सुल्तानपुरी के कंधों पर है। और एक और ख़ास बात यह है कि विनोद सुल्तानपुरी कसौली से मौजूदा विधायक भी हैं और वो साल 2022 में पहली बार अपना विधानसभा का चुनाव जीते, और विधानसभा चुनाव भी तब जीते जबकि 2 चुनाव में उन्हें पहले हार का सामना करना पड़ा। किस्सा सियासत में आज हम बात करेंगे केडी सुल्तानपुरी की राजनीति की। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर शशिकांत शर्मा। शशिकांत जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अंकुश जी। शशिकांत जी, अब क्योंकि धीरे धीरे चुनावी रंगत चढ़ रही है, स्टार प्रचारकों का आना भी शुरू हो गया है। इस बीच शिमला जो सीट है उसे कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा माना जा रहा है, लेकिन एक वक्त था जब यहाँ पर केडी सुल्तानपुरी जी ने ये भी कहा जाता था कि वो किस्मत के धनी सुल्तानपुरी थे, वो कभी चुनाव हारे नहीं। उनके थोड़े जीवन के बारे में आप हमें बताइए। देखिए, केडी सुल्तानपुरी का अगर आप नाम लें और शिमला लोकसभा सीट का जिक्र हो तो मुझे नहीं लगता कि कभी दोनों को अलग अलग करके देखा जा सकता है। और केडी सुल्तानपुरी वो व्यक्ति थे, कृष्णदत्त सुल्तानपुरी, जैसे आपने उन्हें नाम दिया किस्मत के धनी। वो इसलिए भी उनको किस्मत के धनी कहा जाता था कि उन्होंने कैजुअल अप्रोच के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा वो कभी भी इस तरह से डेस्परेट नज़र नहीं आए कि उनको अपनी जीत के लिए कोई साम दाम दंड भेद, जैसे कहा जाता है कि कोई भी नेता आजकल की जीत को सुनिश्चित बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो सुल्तानपुरी के ऐसे नेता थे, मस्त मौला नेता थे, जिन्होंने बड़ी मस्ती से अपनी राजनीति की और मतदाताओं के पीछे वो इस तरह से कभी नहीं भागे कि किसी भी तरह से सामदान दंड भेद करके उन्हें कोई वोट लेनी है। और उसके बाद जब आपने उन्हें किस्मत का धनी कहा, उसका मैं कारण आपको बता देता हूँ। इतना सब कैजुअल अप्रोच होने के बावजूद वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिमाचल की राजनीति में तो इतिहास रचा ही, राष्ट्रीय राजनीति में भी अगर कहें वो उस इतिहास के बहुत करीब पहुँच गए थे। आज अगर मुझे लगता है कि पूरे देश में अगर आप ऐसे सांसद गिनेंगे जो कि 6 बार या 7 बार जीत चुके हों, वो गिने चुने सांसद हैं जो कि बिल्कुल आप उन्हें उंगलियों पर गिन सकते हैं। तो सुल्तानपुरी वहाँ तक पहुँचे और देश की संसद में जब वो लगातार नज़र आते रहे बीच वहाँ पे, तो आप सोचिए कि उस व्यक्ति का कद कितना बढ़ गया होगा राजनीति में। और वो 6 बार हिमाचल से शिमला सीट से चुनकर गए और लोकसभा में वो बैठते थे लगातार। तो बड़े बड़े राजनेता, बड़ा उन्होंने टाइम वो देखा, बड़े बड़े राजनेताओं के साथ लोकसभा में वे रहे। और उसके बावजूद जो हमने जहाँ से बात शुरू की थी कि वो ऐसे नेता नहीं थे कि जिन अक्सर आप मानते होंगे कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार लोकसभा में जाके अपनी जगह बना रहा हो, उस व्यक्ति के बारे में कहा जाएगा कि बहुत तेज़ तर्रार होगा, वो बहुत या तो राजनीतिक तौर पे बहुत ऐसा एक आप कहेंगे कि बहुत ही निपुण व्यक्ति होगा कि जिसे इतनी राजनीति आती होगी कि वो कभी भी अपने चुनाव क्षेत्र में नहीं आ रहा। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर आप उनकी पर्सनैलिटी की बात करें, उनके व्यक्तित्व की बात करें, मैं तो कहूँगा बहुत साधारण तरीके से इंसान थे वो। और राजनेता उन्होंने अपने आप को कभी नहीं समझा और उनका अपना एक मानना ये था कि अगर वो सांसद बने हैं और रिकॉर्ड टाइम सांसद बने हिमाचल से, और देश में भी ऐसे सांसदों में उनका नाम था जो सबसे ज़्यादा जीते, जो साउथ के कई सांसद थे जो उनके आसपास पहुँचे थे, तो उसके बावजूद वो कहते थे कि इसमें मेरा इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये अगर मैं आज जीत रहा हूँ तो ये मेरे नेताओं का और मेरी पार्टी का योगदान है जिसकी वजह से लोग मुझे जिताते हैं। हालांकि मैं नहीं मानता कि ऐसी बात हो सकती है, कोई एक नेता लगातार सिर्फ इसी बात पे जीता रहे, कुछ खासियत उनके व्यक्तित्व में थी।
और उनके बारे में इसलिए कहा जाता है, आपने भी सुना होगा कि वो जब वोट मांगने निकलते थे, आजकल चुनावी दौर है, लोग चुनाव में किस तरह से लोग मतदाताओं को रिझाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और जिस क्षेत्र से वो आते थे वहाँ पर एक प्रथा है लून लोटा, आपने सुनी होगी। लून लोटा मीन्स कि आप लोगों को एक तरह से शपथ दिला देते हो कि वो वोट देंगे। लेकिन सुल्तानपुरी जी के जितने ओपोनेंट थे वो सब इस काम में मशगूल रहते थे, लेकिन इस तरफ भी उन्होंने कभी कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वो लोगों के बीच जाते थे, घूमते थे और वोट मांगते थे। और उनके बारे में अगर आप पूछेंगे, पुराने लोग कहते थे कि वो अगर कोई व्यक्ति उन्हें चाहे कि मैं अभी ने कोई ताना दूं कि आप 5 साल बाद आए हो, या क्योंकि कई बार चुनाव जीते थे कि अब आप लोगों के बीच नहीं रहते, तो उल्टा जवाब उनसे ये भी मिल जाता था कि ऐसा है, आपने वोट देना है दो और नहीं देना है ना दो, और वैसे भी आप वोट मुझे थोड़ी देते हो, मुझे तो आप कांग्रेस पार्टी को देते हो, या उस समय के मुख्यमंत्री थे वीरभद्र सिंह, तो वो उनका नाम ले देते थे कि आप लोग वोट देते हो तो वीरभद्र सिंह जी को देते हो। तो कुल मिलाकर उन्हें कोई ये नहीं था कि व्यक्ति नाराज़ होगा या उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। वो एक मस्त मलंग आदमी थे और एक तरह से अपनी किस्मत पर विश्वास करते थे, और किस्मत के धनी इसलिए उन्हें कहा जाता था। तो बहुत सारे उनके किस्से अगर आप देखें कि कृष्णदत्त सुल्तानपुरी क्योंकि लंबे समय तक यहाँ रहे, और एक जयबियारलाल खाची जी के बारे में आप जानते हैं, हमारे लोक निर्माण मंत्री रहे, बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। ये किस्सा एक बार उन्होंने खुद हमें सुनाया और बड़े हंसते हुए सुनाया, और उन्होंने सुल्तानपुरी जी की तारीफ़ की और कहा कि मैंने ऐसा राजनेता नहीं देखा जो कुछ भी किसी के ऊपर कभी भी व्यंग्यमान छोड़ सकता है। तो सिंपल तो थे, लेकिन साथ ही उनकी विटी बहुत थे, और उन्हें मजाक करके बहुत मज़ा आता था, खुश रहते थे हमेशा। और लोग उनके किसी भी एक्शन से अगर लोगों को हंसी आए तो इस बात से वो समझते थे कि चलो अच्छा है, लोगों के बीच में उनकी एक अपनी पहचान है। तो खाची जी की ये बात सुनाई हुई मैं आपको सुना रहा हूँ कि कृष्णदत्त सुल्तानपुरी जी जब एमपी थे तो खाची जी ने कहा कि एक गांव में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे वो, हमने एक सड़क बनवाई चौपाल क्षेत्र में, और खाची जी ने कहा कि उसमें उनका योगदान भी था, कुमार से एमपी साहब का, जो सुल्तानपुर जी ने पैसा भी दिया था। तो मैंने उनसे कहा कि आप तो वोट ऐसे मांगते नहीं लोगों से, पर चलो जो काम आपने किए हैं, तो आज आप उस गांव में तो चलो जहां आपने इतना बड़ा काम करके ये सड़क बनाई है, और उस गांव में लोग घोड़े और खच्चर पे जाते रहे हैं आज तक। अब हम कार में चलेंगे, लोगों को कितना अच्छा लगेगा कि वहाँ सड़क पहुँच गई और कार आई है खाची, अब मैं एज ए मिनिस्टर जा रहा हूँ और आप वहाँ के एमपी हैं, आप मेरे साथ चलो। तो उन्होंने कहा बिल्कुल चलेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो खाची साहब ने कहा कि मैंने वो जनसभा भी ऑर्गेनाइज़ करवाई, और वहाँ पे हम एमपी साहब के साथ गए, और वहाँ पे जब मैंने कई बार अपने भाषण में ये जिक्र किया कि आज लोगों की किस्मत बदल गई, तकदीर बदल गई, इस गांव में सड़क पहुँच गई, और हिमाचल में सड़कें बनाना कितना मुश्किल काम है, फिर भी सरकार, हमने अपनी उपलब्धियाँ गिनाई और लोगों को यह कहा कि देखो आज घोड़े और खच्चरों से आपको निजात मिली, अब आप लोग यहाँ पर सड़क बस से आओगे या कार से आओगे या जीप से आओगे। तो इसी बात को उन्होंने बड़े मजाकिया लहजे में मुस्कुराए, और जब उनका भाषण शुरू हुआ तो उन्होंने एक मज़ा लेने के लिए एक बड़े अच्छे तरीके से इस बात को रखा। तो उन्होंने अपनी बात शुरू की कि मैं इस बात से आज सहमत हूँ कि जिस गांव में कभी घोड़े और खच्चर आया करते थे, आज देखो हमारे बीच में खाची साहब आए हैं। तो उसके बाद लोगों में ठहाका लगा बहुत ज़ोर से। तो ये उनका विट था, ये उनका एक शैली थी, मजाक का अंदाज़ा था। और जिस तरह से पुराने नेता हिमाचल के आपको दिखेंगे उस तरह के वो नेता थे, और सबकी इज्जत करते थे। हालांकि वो कांग्रेस के साथ लंबे समय तक रहे, उन्होंने कांग्रेस के बीच में ही अपनी ज़िंदगी जी, कांग्रेस में ही रहे, लेकिन दूसरी पार्टी के नेताओं के साथ भी मैंने खुद एज ए जर्नलिस्ट देखा है कि उनकी कोई कड़वाहट कभी नहीं हुई। इतने लंबे दौर की राजनीति करने के बाद कभी कोई कड़वाहट नहीं, और जैसे मजाक वो खुद करते थे दूसरों के मजाक को भी उसी तरह से लेते थे। खाची साहब के ऊपर उन्होंने मजाक किया, एक बार धूमल साहब ने उन पर बड़ा अच्छा मजाक किया। एक किस्सा है छोटा सा यहाँ पे गेटी थिएटर का। गेटी थिएटर में एक बार किसी कार्यक्रम में हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी वो आए, और उर्दू के बहुत अच्छे शायर थे, और धूमल साहब उसमें मुख्य अतिथि थे, और सुल्तानपुरी जी भी बाई चांस कहीं थे तो उन्हें भी उसमें बैठने का मौका मिला। तो धूमल साहब ने जब देखा कि सुल्तानपुरी जी ऑडियंस में बैठे हैं आम आदमी की तरह, तो मजरूह सुल्तानपुरी को जब वो सम्मानित कर रहे थे तो उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में एक बात कही जिस पे लोगों ने खूब तालियां बजाई। तो वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। उन्होंने मजरूह सुल्तानपुरी जी को कहा, जिसको वो खुद तो समझ नहीं पाए, बाद में समझाया गया। तो उन्होंने कहा कि मजरूह सुल्तानपुरी ने बड़ा थैंक्स किया। उन्होंने कहा कि मैं शिमला आया हूँ पहली बार और मुझे इतना सम्मान मिला कि मुख्यमंत्री खुद मेरे प्रोग्राम में आए। तो धूमल साहब ने कहा, जवाब में कहा कि अच्छा हुआ मजरूह हुए, वरना सुल्तानपुरी तो और भी हैं।
तो लोग बड़ी जोर से हंसे कि ये केडी सुल्तानपुरी की तरफ इशारा करके कि अच्छा हुआ मजरू हुए, वरना सुल्तानपुरी तो और भी हैं। तो मजरूर सुल्तानपुरी ने हालांकि इस बात को एकदम से नहीं समझा, उन्हें बताया गया कि हमारे जो एमपी हैं वो भी सुल्तानपुरी हैं, पर वो अलग हैं। तो पर उसके बावजूद सुल्तानपुरी साहब बड़े पॉजिटिव तरीके से धूमल साहब से मिले और हंसे, हंसी मजाक में उन्होंने किया। तो उनका कुल मिला के एक ऐसा व्यक्तित्व था जो मैं समझता हूँ कि आज के राजनेताओं को उनसे सीखना चाहिए कि किस तरह से आप मतदाताओं के बीच घूमते फिरते हुए बिना इस बात के कि आपकी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट उपलब्धियां आपको दिखाने की ज़रूरत पड़े, आप आम लोगों के साथ अगर बीच में रहते भी हैं और उनसे हंसी मजाक करते हैं और उनके बीच का एक व्यक्ति बनकर रहते हैं, तो भी लोग आपको हाथों हाथ उठाते हैं। और शिमला लोकसभा सीट तो एक ऐसी सीट है, मैं समझता हूँ कि जहाँ उन्होंने केडी सुल्तानपुरी की किस्मत को बदला और उन्हें लगातार 6 बार जिताया और 6 बार वो सांसद रहे इस सीट के। वहीं पे उसके बाद अगर आप देखें तो धनीराम शांडिल, जिनका नाम ही धनी, अगर किस्मत के धनी थे तो ये धनीराम शांडिल हैं, ये आफ्टर रिटायरमेंट जब फौज से रिटायर हुए उसके बाद इस सीट पे आए और 1999 में 98 के बाद जब HVC और भाजपा की मिलीजुली सरकार थी हिमाचल में, तो ये कैंडिडेट बने। और उसमें सिर्फ कैजुअल वे में इन्हें कैंडिडेट बनाया गया था क्योंकि ये कांग्रेस की पारंपरिक सीट थी। 22 साल से आप अंदाज़ा लगाएं, पूरे 22 साल से कांग्रेस इस सीट को जीत रही थी और केडी सुल्तानपुरी यहाँ से सांसद थे। ऐसी हालत में जब ये अपने यहाँ से सांसद बने संयुक्त मोर्चा का, तो पहली बार HVC और बीजेपी ने 22 साल के अंतराल के बाद कांग्रेस से ये सीट छीनी। तो मैं समझता हूँ कि धनीराम शांडिल जी का भाग्योदय जो हुआ वो इस सीट से सांसद के तौर पर हुआ। और उससे पहले वे फौज में कर्नल थे, पूरी ज़िंदगी उन्होंने एक फौजी अफसर के तौर पे गुजारी। लेकिन अगर आप देखें राजयोग की बात करें तो असली राजयोग उनका रिटायरमेंट के बाद शुरू हुआ। और जब वो ये मन बना के फौज से रिटायर होकर समर हिल में घर बनाकर रहने वाले थे कि अब वो आराम की ज़िंदगी जिएंगे और अब उन्हें मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और जिस तरह से रिटायर्ड फौजी अफसरों की ज़िंदगी होती है वो ज़िंदगी जीने आए थे। लेकिन आज तक शिमला लोकसभा सीट से उनका जो राजनीतिक सफ़र शुरू हुआ वो कभी आप देखेंगे MLA, कभी MP और कभी मिनिस्टर, आज भी वो हिमाचल सरकार में मंत्री हैं। तो शिमला लोकसभा सीट ने अगर कृष्णदत्त सुल्तानपुरी को दिया, उसके बाद मुझे लगता है कि शिमला लोकसभा की ये सीट ऐसी सीट है जिसने कि बाद में धनीराम शांडिल जी को भी उनसे ज़्यादा दिया। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है। और अगर आप देखें कि यहाँ के लोगों की उस तरह की प्रायोरिटीज़, जिस तरह के यहाँ कोई, आपने कहा कि चुनावी हलचल उस तरह की नज़र नहीं आ रही है या अब आनी शुरू होगी, तो शिमला लोकसभा सीट, हालांकि शिमला कैपिटल है प्रदेश का, सारी राजनीतिक गतिविधियाँ यहाँ पे रहती हैं, उसके बावजूद जहाँ तक लोकसभा सीट का ताल्लुक है, मुझे लगता है कि ये कभी भी, बेशक यहाँ पे बीजेपी जीती हो या कांग्रेस जीती हो, यहाँ पर का इलेक्शन का चुनावी माहौल जो अगर आप है, बहुत ही सभ्य और बड़े ही अच्छे तरीके से, कोई बड़ा विवाद यहाँ कभी किसी कैंडिडेट के लोग के पैदा नहीं होगा, कोई राजनीतिक उलझन आपको नज़र नहीं आएगी। और एक स्मूथ तरीके से, जिस तरह से एक पढ़े लिखे क्षेत्र का चुनाव प्रचार चलता है और किसी तरह से एक शिक्षित और जागरूक मतदाता जिस तरह से काम करते हैं, उस तरह से इस सीट का चुनाव प्रचार भी चलता है। और इसी सीट से इस सीट पर कृष्णदत्त सुल्तानपुरी के जाने के बाद जीत हार भी तय होती है। तो एक अच्छा शिमला का वैसे भी देश में नाम है, तो मुझे लगता है कि एक जागरूक मतदाता के तौर पर शिमला के लोग जो हैं, शिमला के अपने नेताओं का चयन करते हैं। और इस बार भी मुझे लगता है कि यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर मतदान में भाग लेंगे। और उसके अलावा बिल्कुल किसी, जिस तरह से पहले यहाँ पे लोग चुने जाते रहे, उसी तरह से यहाँ पे इस बार जीत हार का फैसला भी होगा। शशिकांत जी, अब तो कोई बूथ स्तर का नेता हो या फिर मंडल स्तर में कोई नेता बन जाए तो बहुत बड़े एम्बिशन अपने साथ लेकर चलता है कि मैं विधायक बनूंगा, सांसद बनूंगा, उसके बाद मंत्री बनूंगा। लेकिन 6 बार के सांसद रहने के बावजूद जो केडी सुल्तानपुरी थे, उनकी कभी इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई या उनका नाम कभी कैबिनेट मंत्री के तौर पर नहीं चला। और एक और चर्चा ये रहती है कि दिल्ली जाकर नेता और ज़्यादा मजबूत होकर आते हैं, तो कभी ऐसी भी चर्चा नहीं रही कि वो वापस आएँ और मुख्यमंत्री बन जाएँ प्रदेश के? अंकुश, ये आपने बहुत बड़ी बात बोली है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप अगर राजनीति को विश्लेषण किया जाए, राजनीति का विश्लेषण किया जाए और बिटवीन द लाइंस जो हम कहते हैं कभी राजनीति में, अगर इस बात को पढ़ा जाए, तो केडी सुल्तानपुरी जी का जो राइज था उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, जिसका जवाब आपने अपने सवाल में ही दिया। सबसे बड़ा कारण यह था कि आपने खुद कहा कि केडी सुल्तानपुरी 6 बार के सांसद रहे, उसके बाद दिल्ली में वो मंत्री नहीं बने। और दिल्ली में मंत्री बनने का मतलब था कि वो इतने मजबूत हो जाते कि वो बाद में उनका राजनीतिक कद हिमाचल में भी बढ़ जाता और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका नाम आ जाता।
तो केडी सुल्तानपुरी इस बात को शायद समझते थे, क्योंकि मैं नहीं मानता कि वो कोई ऐसे राजनेता थे कि जिन्हें राजनीतिक समझ नहीं थी। वो इस बात को समझते थे और उन्हें शायद ये भी पता था कि वो अगर कभी इस महत्वाकांक्षा में फंसेंगे तो शायद हो सकता है कि वो सांसद भी ना रहे, और जो नेता उन्हें आगे बढ़ाते हैं वही नेता ये सोचने लगे कि ये उनके लिए खतरा बन जाएंगे। तो वो कभी महत्वाकांक्षा उन्होंने जगजाहिर नहीं की और ना ही उन्होंने कभी कोशिश की, वो सांसद बनकर हमेशा खुश रहे। तो अगर वो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, उनके बराबर का राजनीतिक कद वाला राजनेता आज भी अगर आप सांसद के तौर पर उनका विश्लेषण करें तो कोई और दूसरा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद वो कभी मंत्री नहीं बने, तो मैं इसे दूसरी तरह से लूँगा कि क्योंकि वो कभी मंत्री नहीं बने इसीलिए उनकी हर बार उनकी वकालत होती रही कि इनको सांसद का टिकट दे दो, क्योंकि वो किसी के लिए खतरा नहीं बनेंगे। और अगर वो कहीं थोड़े से भी महत्वाकांक्षी होते तो वो मंत्री बनते, और हिमाचल में आज एक रिप्लेसमेंट के तौर पर भी उन्हें देखा जाता कि हिमाचल में मुख्यमंत्री के दावेदार भी वो हो जाते। लेकिन वो इस दौड़ में पड़े ही नहीं, इसी वजह से वो लंबी रेस का घोड़ा भी रहे। और एक कहा जाता है कि शायद अंत में जब वो 6 बार जीत गए और कुछ लोगों को लगा कि वो शायद इतने महत्वपूर्ण हैं कि कल को उनका नाम एकदम से आ सकता है और कभी वो मुख्यमंत्री या कहीं दिल्ली में कोई बड़े बड़े राजनीतिक पद पर जा सकते हैं, तो जिन लोगों को इस बात से खतरा था और जो ऐसा नहीं चाहते थे उनका ओपोजिशन भी हुई और कहा गया कि ये इतनी बार जीत चुके हैं, अब इन्हें सांसद का टिकट देना ठीक नहीं है। लेकिन क्योंकि तब तक वो अपनी जीत की ऐसी इतिहास एक दर्ज कर चुके थे हिमाचल के राजनीतिक इतिहास में कि जिन लोगों ने ये कोशिश की कि उनका टिकट काटा जाए, उन लोगों को दिल्ली से ये जवाब मिला कि जो व्यक्ति इतनी बार जीत चुका है तो उसका टिकट काटने का तो कोई औचित्य ही नहीं है, आप उसको टिकट दें, और अगर वो हारेगा तो वो अलग बात है। लेकिन हमें नहीं लगता कि जो व्यक्ति लगातार जीत रहा है वो फिर से अपनी हार, और उस चुनाव में भी वो फिर से जीते। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, पर लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये इसमें सुल्तानपुरी जी अपने आप भी एक बड़ा कारण रहे कि वो ना कभी दिल्ली में मंत्री बने और ना कभी हिमाचल में उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पर आया। हालांकि 1980 में पहली बार वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा में ही पहुंचे थे जीतकर अपने विधानसभा क्षेत्र से। तो उनकी राजनीतिक शुरुआत अगर कहें तो जिसमें हुई 1980 नहीं 1972 में, तो 1972 में आप देखो जो व्यक्ति राजनीति में आया हो 1900 हिमाचल बनने के तुरंत बाद, और उसके बाद विधानसभा का वो सदस्य रहा हो और उसके बाद लगातार वो लोकसभा जीतता रहा हो, ये बिल्कुल एक विश्लेषण, राजनीतिक विश्लेषण की बात है कि ऐसे व्यक्ति का नाम कभी राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री के तौर पर और हिमाचल में किसी मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों नहीं आया। आज सिर्फ उनका, अगर आप देखें उनके बेटे विनोद सुल्तानपुरी आज उनकी जगह चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर कहा जाए तो सिर्फ वो अपने पीछे एक विरासत जो छोड़ के गए हैं उसका लाभ सिर्फ एक इतना सा उनके बेटे को मिल रहा है कि आज उन्हें पार्टी ने सांसद का टिकट दिया है, नहीं तो उनके पास राजनीतिक विरासत के तौर पर आज देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर सर 2024 के इस चुनाव की बात की जाए, अमूमन देखते हैं विधानसभा चुनाव जब होते हैं तो शिमला से भाजपा को ज़्यादा समर्थन नहीं मिलता, लेकिन फिर हम दूसरी तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो लगता है कि साल 2009 से लगातार यहाँ पर जो लोकसभा की सीट है उस पर भाजपा का कब्जा है। इस बार अगर समीकरण देखे जाए, मुद्दे देखे जाए, तो आपको क्या लगता है, और क्या जो प्रदेश के मुद्दे होते हैं वो लोकसभा चुनाव पर हावी होते हैं या फिर नहीं? अंकुश, जो मुझे लगता है शिमला लोकसभा सीट को अगर आप देखें, ये ट्रेडिशनली कांग्रेस की सीट मानी जाती रही थी, और जब 1999 में जब इस सीट पर ये भाजपा और हिविंका हिमाचल विकास कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी के तौर पर धनीराम शांडिल जीते थे, 22 सालों के बाद जीते थे, तो तब भी ये नहीं माना जा रहा था कि ये सीट भाजपा के कब्जे में आएगी। और ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी उस समय कि दिल्ली तक इसकी धूम सुनाई दी। और आज के प्रधानमंत्री, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, नरेंद्र मोदी हिमाचल भाजपा के प्रभारी थे, अगर आप याद करें उस दौर को। तो आज अगर नरेंद्र मोदी जी कहीं हैं, उनके राइज होने में, राजनीतिक जीवन के राइज होने में हिमाचल की राजनीति की पृष्ठभूमि उनकी बहुत बड़ा योगदान अदा करती है, और वो खुद भी इस बात को मान चुके हैं। तो ये 1999 की जब सीट यहाँ से जीती गई, उससे पहले 1998 में बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बाद यहाँ धूमल सरकार बनी थी, उस सारे में जो नरेंद्र मोदी जी का योगदान था, और ख़ास तौर पर ये कांग्रेस की सीट जब ये इनके हाथ से गई, तो ये सारी चीज़ें नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक उपलब्धि के तौर पर दर्ज हुई। और उस समय के भाजपा के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, अपने वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी, उन लोगों ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल में ऐसा उलटफेर हुआ है जो कि किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और उसी से इनकी राजनीतिक क्षमता को भांपा गया।
और इन्हें उस समय पार्टी में महत्वपूर्ण स्थान पर मुझे लगता है महासचिव बनाया गया था उसके बाद। तो ये शिमला लोकसभा सीट का योगदान मोदी जी के राजनीतिक जीवन में के उतार चढ़ाव में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वहीं से वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने उसके बाद, और उसके बाद आज वो प्रधानमंत्री हैं। तो यहीं पर जगत प्रकाश नड्डा जो आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी करीबियाँ हुई। तो कुल मिलाकर मैं समझता हूँ कि शिमला लोकसभा सीट का योगदान अगर कांग्रेस के उसमें था तो भाजपा में भी है, और इसी में आपके प्रश्न का उत्तर भी छिपा है। आपने अभी सवाल पूछा कि पहले कांग्रेस और उसके बाद 2009 के बाद भाजपा, तो निश्चित तौर पर जब भाजपा के आज राष्ट्रीय स्तर के नेता हिमाचल से ताल्लुक़ रखते हैं, नरेंद्र मोदी जी का हिमाचल से ताल्लुक़ है, तो लोगों को एक विश्वास इस पार्टी पर भी हुआ और उन्होंने हिमाचल एक लगातार पहले तो संयुक्त प्रत्याशी जो था बीजेपी और एचवीसी का उसको जिताया, उसके बाद शुद्ध प्रत्याशी जिसको हम कहेंगे कि भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ से विजय मिली, और इसी वजह से आज इस सीट को एक ऐसी सीट के तौर पर जाना जाता है जहाँ पर कि मतदान कांग्रेस के पक्ष में भी हो सकता है और भाजपा के पक्ष में भी हो सकता है। तो फिलहाल मैं तो ये कहूँगा कि जो राष्ट्रीय स्तर पर हवा होगी, शिमला लोकसभा सीट प्रादेशिक मुद्दों पर तय नहीं होगी, किसी भी स्तर पर तय नहीं होगी, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर तय होगी। अगर राष्ट्र में आप एक हवा चलेगी जिस भी पार्टी के पक्ष में मुझे लगता है मतदान लोग कर रहे हैं या करेंगे, उसी स्तर का रिजल्ट आपको शिमला लोकसभा सीट पर भी देखने को मिलेगा। सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो प्रोफेसर शशिकांत शर्मा की जुबानी आपने सुना कि साल 1980 से लेकर साल 1998 तक लगातार सांसद रहे केडी सुल्तानपुरी का जीवन कैसा था। मौजूदा वक्त में हम देखते हैं कि एक या दो बार विधायक या सांसद बनने के बाद जो नेताओं की महत्वाकांक्षा है वो बहुत बड़ी हो जाती है, लेकिन केडी सुल्तानपुरी की राजनीति इससे बिल्कुल अलग थी। और अब केडी सुल्तानपुरी के बेटे विनोद सुल्तानपुरी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए चुनावी रण में हैं। 4 जून को पता चलेगा कि सुल्तानपुरी की ये विरासत आगे बढ़ेगी या फिर एक बार शिमला की जनता फिर सुरेश कश्यप पर ही अपना विश्वास दिखाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ।